हेलो जी। क्या हाल चाल है आप सबका। तब प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे वो सब रिवीजन हो गया। हेलो स्वाति। और बताइए, पिछले क्लास में आप एब्सेंट थे क्या। ओके, ठीक है। तो आपने कवर कर लिया ना। कभी क्लास मिस हो जाए तो फिर उसको सेम टाइम पे कवर कर लेना है। अदरवाइज होगा क्या, आपका बैकलॉग लगता चला जाएगा। और एक बार अगर छूट जाता है ना, तो फिर वो जल्दी कवर भी नहीं होता है। ऑनलाइन की ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो इसमें क्लास छूटना नहीं चाहिए। ओके गुड, कर लिए थे तब बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चे का आप सुने होंगे, वो क्लासेस ले लेते हैं और उनका बैकलॉग लगता जाता है। चलिए, हम लोग तो फिर भी आपको मतलब आपके पास काफ़ी टाइम मिल जाता है, क्योंकि 1 आवर्स की क्लास होती है। 1 आवर की क्लास में ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। कुछ जगहों पे क्या होता है, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे 4 4 घंटे 3 3 घंटे ना एक सब्जेक्ट का क्लास लेते हैं। फिर वहाँ बच्चों का अगर एक दिन बैकलॉग लग गया किसी सब्जेक्ट में, वो कवर ही नहीं होता है। तो बस ये है कि फिर वहाँ पे ना सबका टारगेट होता है कि जैसे तैसे सिलेबस खत्म करना है। लेकिन नहीं, मेरा मानना है आप जो सीखो या जो आपको पढ़ाया जाए वो आप सीख जाइए। सिलेबस खत्म करना क्या है, वो तो जब चाहोगे कर हो जाएगी। इसीलिए ओके, सुबह वाले क्लास का टाइम चेंज करना है। सुबह में आप कहीं जाते हो क्या, मतलब स्कूल वगैरह वगैरह जानी पड़ती है क्या। ऐसा तो नहीं स्कूल स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल में इंगेज हो जाते हैं। कोई नहीं, सर से पूछा जाएगा, है ना। अगर हो पाया तो उनसे बात करेंगे। ओके, कोचिंग चले जाते हैं। ओके, ऑफलाइन भी क्लास रहती है। ठीक है। तो अपना टारगेट रहता है कि ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी से खत्म कर ले। अपना टारगेट रहता है कि हर एक चीज को आप जो पढ़ो वो सीख जाइए, है ना। वरना फटाफट फटाफट करके तो आज तक जिंदगी चल ही रही है। ना कुछ बढ़िया से सीख पाए, ना कुछ बढ़िया से कर पाते हैं। तो बेटर है कि हर एक चीज को काफी इजी वे में सीखते हुए चलना है। जो सीखते हैं सीखते रहेंगे, याद भी करते रहेंगे, है ना। ओके, चलिए मैं सर से पूछूंगा। देखते हैं, अगर हो पाया तो सर कर देंगे। मैं एक बार पूछ के देखूंगा, है ना। चलिए फिर, तो आ जाइए फिर, आगे की पढ़ाई शुरू की जाए। शुरू करते हैं। हम लोगों ने आवेश घनत्व पढ़ा था आखिरी क्लास में, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। यही पढ़ा था ना, आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा था। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। रेखीय में मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, रेखीय आवेश घनत्व का संकेत क्या था, लैम्डा। फॉर्मूला क्या था, Q/L। पृष्ठीय आवेश घनत्व का क्या था संकेत, सिग्मा। क्या था फॉर्मूला, Q/A। पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पृष्ठ क्या होता है, जिसमें क्षेत्रफल हो, है ना। लंबाई चौड़ाई होती है। जैसे कॉपी का, आप देखो एक पृष्ठ, है ना, कॉपी का एक सिंगल पेज लेंगे, उस पृष्ठ को देखो, तो लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है। मोटाई बिल्कुल कम होता है, ना के बराबर, तो इसलिए उसको नहीं लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे होता है Q/A। और आयतनिक मतलब आयतन, घन घनाव, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। बस, वेरी गुड। सबका मात्रक भी आपसे पूछा जाए, नो प्रॉब्लम। मात्रक निकालना हो वो भी आसान है। कैसे निकालेंगे, आवेश का कुलम, लंबाई का मीटर। यहां पर आवेश का कुलम क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। यहां आवेश का कुलम आयतन का मीटर क्यूब। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत टफ नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, उसको बस क्विकली 1 सेकंड में रिवाइज करके याद कर लीजिए, है ना। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। कुलम्ब यानी आवेश की विमा क्या होती है, AT। कोई आपसे इसका विमा पूछे,
ATL-1, इसका पूछे ATL-2, इसका पूछे ATL-3। डन। तो ये छोटा सा चीज हमने पढ़ा था और परिभाषा भी बड़ी आसान सी थी। प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, और इसका था प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश। तो एक बार आप देख लेंगे, क्विकली याद हो जाएगा, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसी पे बैठाना है, सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। तो हमारा अगला कंसेप्ट क्या है बाबू, पता है आपको? हमारा अगला कंसेप्ट है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, सुनो ये क्या चीज है। आपको मैंने बताया था ना कि कोई भी परमाणु की बात किया जाए या किसी भी पदार्थ का बात किया जाए, वो पदार्थ पहले से आवेशित होता है या उदासीन? बताओ, कोई भी पदार्थ या किसी भी परमाणु की बात करते हैं तो वो उदासीन होता है या आवेशित होता है? इन जनरल जो सामान्य अवस्था है उसमें किसी पदार्थ को जब आप लेते हैं या कोई पदार्थ आप देखते हैं तो हमारा पदार्थ कैसा होगा, आवेशित या उदासीन? उदासीन, बिल्कुल सही बताया स्वाति ने। मैंने बताया था ना उदासीन का क्या सिस्टम होता है, जितने प्लस उतने माइनस, है ना। इसको हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से भी समझा था। जितने प्लस है उतने माइनस है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, प्लस माइनस मिलके दोनों हो गया जीरो। जीरो को बोलते हैं क्या, न्यूट्रल, वही बन जाता है उदासीन। डन। तो हमने पढ़ा था कि जब भी किसी पदार्थ या किसी भी परमाणु की बात करते हैं तो इन जनरल वो उदासीन होता है। तो अगर वो उदासीन है इसका मतलब उसका कुल आवेश कितना है, शून्य। हम चाहते हैं कि वो उदासीन ना रहे, यानी हम चाहते हैं उस पर कुछ आवेश आ जाए। आप समझ रहे हो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो उदासीन ना हो, उस पर कुछ आवेश आ जाए। तो याद करो मैंने उसका भी टेक्निक आपको बताया था कि आवेश लाने का दो तरीका, इलेक्ट्रॉन का निकालना या इलेक्ट्रॉन का देना। कुछ याद आ रहा है? किसी को अगर आवेश चाहिए तो उदासीन से आवेश के रूप में कैसे लाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल के या तो इलेक्ट्रॉन दे के। हाँ, क्या हम उसको प्रोटॉन निकाल और प्रोटॉन भी दे सकते हैं? आंसर था नहीं, ना प्रोटॉन हम दे सकते हैं ना प्रोटॉन हम निकाल सकते हैं। ऐसा गलती कभी नहीं करना है। ओके, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। क्या सर इन दोनों के अलावा और कोई तरीका नहीं होगा? नो एंड नेवर। हम वही इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन निकालना कितने तरीके से हो सकता है, वही कहलाता है मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी आवेशन की विधि। पहले मुझे बताओ, क्या आप ये कंक्लूजन को समझ पाए कि हम करने क्या वाले हैं? उदासीन वस्तु को आवेशित करना है, यानी मैं चाहता हूं कि वस्तु उदासीन ना रहे, उस वस्तु पे कुछ आवेश आ जाए। ये कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से। कैसे? इलेक्ट्रॉन देके और इलेक्ट्रॉन निकाल के। अब ये इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन निकालना, इसके कितने विधि हैं? वही है आवेशन की विधि। और इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन निकालना, इसको जनरली तीन तरीके से होता हुआ देखा गया, और उसी के आधार पे ये आपको तीनों नाम बनाया गया। फिर से मैं बोल रहा हूं, काम वही होने वाला है, इलेक्ट्रॉन का देना और निकालना। कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला, कुछ नया नहीं होने वाला है। जो आप पढ़े वही कंसेप्ट रिपीट होगा। बस मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन निकालना कितने तरीके से हम कर सकते हैं, या कौन कौन सी विधि हो सकती है, उसी को हम कहते हैं आवेशन की विधि या फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आप कंक्लूजन समझ चुके हैं? बताइए, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि हम करने क्या वाले हैं? इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन निकालना। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन देने से कौन सा आवेश आएगा? किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो उदासीन से कौन सा आवेशित हो जाएगा, धन या ऋण? याद है? इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ऋण, इलेक्ट्रॉन माइनस है, आपको माइनस दे दिए तो आप भी माइनस हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, धन। इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसमें कौन डोमिनेट कर जाएगा, किसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी? प्रोटॉन की यानी प्लस की, तो धन हो गया।
तो यही दोनों प्रक्रिया जो है, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी वस्तु को आवेशित करना, कितने तरीके से हो सकते हैं, उसी के अलग अलग 3 तरीके हैं। कौन कौन सा? सबसे इजी, सबसे सिंपल, और आप ये घर में कर सकते हो, चालन। चालन समझते हैं? क्या आपने चालक तार देखा है? स्वाति, चालक तार देखे हो? चालक तार, हाँ, आपके घर में जितने भी वायरिंग की गई होगी वो सारा वायर कॉपर एल्युमिनियम का होगा, वो चालक ही है। आपको वहां से आवेश चाहिए? जी सर, मुझे आवेश चाहिए, तो चालक तार को छू लो। बोलो। मान लीजिए जब उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अच्छा मुझे बताओ, आप जानते हैं जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है, ये पता है आपको? आपको पता है कि जब करंट होती है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन चल रही होती है वायर में। क्या बच्चे जानते हैं ये बात? जब आपके घर में बिजली आती है तो बिजली आने का मतलब जब करंट फ्लो कर रहा होता है किसी चालक तार से, तो उस वक्त कौन चल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या दोनों? बताओ। उस तार के अंदर आप पढ़े हो ना आवेश की प्रवाह को, या आवेश की प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा में कौन सा आवेश प्रवाह करता है? प्रवाह करना मतलब चलना। कौन सा आवेश चलता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों? इलेक्ट्रॉन। क्या कहा था मैंने आपको पहले ही? प्रोटॉन के साथ कोई मजाक नहीं, प्रोटॉन के साथ कोई मजाक नहीं, ठीक है? प्रोटॉन नाभिक के अंदर बंधा हुआ है बहुत ही मजबूत बल से, जिसको नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिक को तोड़ के प्रोटॉन बाहर नहीं आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। चलता कौन है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन चल पाता है तार में, ठीक है? अब मान लो किसी तार में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यानी तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और आप चाहते हो कि आपको भी कुछ आवेश मिले, तार को छुओ। जैसे ही छुएंगे इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में चलेगा, आपको एक मजा सा फील होगा, यानी इलेक्ट्रॉन आ गया। वही विधि कहलाता है चालन विधि। नाम से ही क्लियर है, चालन का मतलब चल के आएगा। नहीं समझे? चालन का मतलब चल के आएगा या चल के जाएगा, दैट इज कॉल्ड चालन। और उसी को आप लोग कहते हैं कंडक्शन, या आप जो वायर लगाते हैं घर में एल्युमिनियम का, कॉपर का, उसको बोलते हैं कंडक्टर। क्यों? क्योंकि उसमें चलता है। कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेश। चालन का मतलब समझ गए? चलना, उसके अंदर आवेश का चलना, इलेक्ट्रॉन का चलना। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं चल पाए तो, नहीं चल पाए तो कुचालक हो जाएगा, चल पाए तो चालक हो जाएगा। और चालक में इलेक्ट्रॉन चलता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं चालन। ओहो, इसका मतलब जो पहला विधि है उसमें क्या होगा पता है? कहीं से आवेश चल के आएगा, उसे बोलेंगे चालन विधि द्वारा आवेशन। मुझे बताओ, इसका कंक्लूजन समझ में आ गया? चालन विधि में क्या होगा? किसी के पास आवेश होगा, वो चल के आएगा, तो वो कहलाएगा चालन। जैसे तार में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और आपने उसको छू दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उस तार से आपके शरीर में चलेगा, यानी तार से चल के आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। फिर आपको एक मजा सा फील होगा, और फिर बस निकल लोगे दुनिया छोड़ के, ठीक ठाक से, अगर आपके अंदर आवेश चल दिया तो। हाँ या ना? तो चालन का मतलब समझे? आवेश चल के आएगा। किसी के पास आवेश नहीं है, मतलब उदासीन है, तो किसी दूसरे वस्तु से आवेश चल के आएगा, इसे कहेंगे चालन विधि द्वारा आवेशन। मैं उदासीन था और मैंने जब तार को छुआ तो वहां से आवेश चल के मेरे पास आया और मेरे शरीर में आवेश आ गई, तो मैं आवेशित हो गया। कौन सा विधि कहलाया? चालन। एक वस्तु में आवेश थी और वहां से वो आवेश चल के आया है। दूसरा, घर्षण। ओहो, बचपन में आपने खेला है? एक पेन लेके बाल पे रगड़ते थे, कुछ याद आया? एक पेन को अपने हेयर पे रब करते थे, पेन को बाल पे रगड़ते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े बना के उसके साथ चिपकाते थे। कुछ याद आ रहा है? अभी भी आप करके देख सकते हो। अपने हेयर के साथ, अपने ड्राई हेयर के साथ पेन को रब करो, कागज के छोटे छोटे टुकड़े बना लो। जब आप पेन को रखोगे तो वो कागज को अपने तरफ खींच लेगा। तो जो आप पेन को रगड़ते थे वो क्यों रगड़ते थे? पेन को क्यों रगड़ते थे? उस पेन को आवेशित करने के लिए,
ये पेन अभी क्या है, उदासीन। रगड़ने से क्या हुआ, इस पर आवेश आ गया, अब ये उदासीन नहीं रहा। कैसे आवेश आ गया, आपके हेयर से, आपके बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के पेन पे चला गया, बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के पेन पे चला गया, तो पेन पे इलेक्ट्रॉन गया तो ये हो गया ऋण आवेशित, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए वो हो गया धन आवेशित। तो जब रगड़ के किसी चीज को आवेशित करते हैं, दो उदासीन वस्तु को जब आपस में रगड़ते हैं और रगड़ने से दोनों वस्तु पर समान और विपरीत आवेश आ जाता है, यानी समान का मतलब हो गया मान समान होगा और विपरीत का मतलब हो गया उसका प्रकृति विपरीत होगा। वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, आपके हेयर से इलेक्ट्रॉन निकला और पेन पे आ गया, तो पेन पे माइनस, तो वहां से जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना ही आपके हेयर पे क्या आ गया, प्लस। हाँ जी, बैलून को भी कर सकते हैं। बैलून को भी जब आप अपने हेयर से रगड़ेंगे तो क्या होगा, आपके बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के बैलून पे आ जाएगा और बैलून हो जाएगा आपका ऋण आवेशित और हेयर हो जाएगा धन आवेशित। तो रगड़ने से जो आवेश आता है, आवेश आना मतलब वही कहानी, इलेक्ट्रॉन का आना या जाना। ओहो, ये तो पढ़ चुके हैं हम, इलेक्ट्रॉन का आना और जाना यही तो आवेशित करने की तरीका है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का आना जाना किस विधि से होगा, एक तो चालन से, जिसके पास आवेश है उसी को टच कर लिए, एक घर्षण से, दो वस्तु को आपस में रगड़ दिए, और तीसरा प्रेरण से, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण का मतलब समझते हैं आप, बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए, बिना टच किए। देखो घर्षण में भी आपने रगड़ा, ठीक है सर, चालन में भी आपने पकड़ा था, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से टच कराया था, या एक वस्तु को दूसरे वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ा था, इसमें भी आपने टच किया। प्रेरण में क्या होगा, आपको टच करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही हो जाएगा, बिना छुए, बिना टच किए जो आवेशित होगी उसे बोलेंगे प्रेरण। ये थोड़ा अलग से मुझे समझाना पड़ेगा, अलग से बना के देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यस और नो? अरे मैं ऐसे समझाता हूं बच्चों को, सुनो। प्रेरण का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे बताओ, आपने अपने जिंदगी में किसी से प्रेरणा ली है? हम अपनी जिंदगी में कई बार ना अपने से बड़ों या अपने से अच्छे लोगों से प्रेरणा लेते हैं, हम कहते हैं कि वो हमारे प्रेरणा का स्रोत है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगल बगल में कोई आपके साथ रहने वाले जो भैया थे, है ना, वो थोड़ा स्मार्टली स्टडी करते थे और उन्होंने कोई बहुत अच्छा एग्जाम क्रैक किया, फॉर एग्जाम्पल आईआईटी क्वालिफाई किया, आप भी उनके साथ तैयारी करते थे, आप उनसे जूनियर हो, तो आपको लगा कि आप 4 घंटे पढ़ते हैं, भैया 8 घंटे डेली पढ़ते थे, तो उन्होंने आईआईटी क्रैक किया, बहुत अच्छे कॉलेज में गए, अच्छी प्लेसमेंट लगी और लाइफ बहुत मस्त हो गया पूरे फैमिली का। ये देख के आपके अंदर भी लालच आया कि मैं भी अगर आईआईटी क्वालिफाई करूं या मैं भी नीट क्वालिफाई करूं, जो भी आपकी जिस टाइप की आपको मोटिवेशन मिलती है, तो मैं भी अपने लाइफ में बेटर कर सकता हूं। तो आपने उनके परिणाम से, यानी आपने उनके रिजल्ट से, आपने उनके सफलता से क्या लिया, प्रेरणा लिया। तो आप मुझे बताइए, प्रेरणा लेने के लिए क्या भैया को टच करने गए थे, क्या भैया को छुए तो वहां से प्रेरणा आ गई, चलो अब मैं भी आईआईटी का तैयारी करूंगा? ऐसा तो नहीं हुआ। यस और नो? मोटिवेशन कैसे मिला, उनको टच करके या बस उनके कर्मों से? आपको उनके कर्मों से, उनके मेहनत से, उनके सफलता से सुन के उन कहानी को आपको प्रेरणा मिली। तो मुझे बताइए, प्रेरणा लेने के लिए क्या टच करना जरूरी है? एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरणा लेना है तो आप क्या उनको टच करके आओगे? तब तो जिंदगी में नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो है ही नहीं। आप लॉजिक समझ रहे हैं? मान लो कोई बहुत यूपीएससी क्रैक किया, एकदम टॉप क्लास के पोस्ट पे है, पीएमओ में रहता है, अब आपको उनसे प्रेरणा लेना है, तो आप थोड़ी वहां जाओगे, उनको टच करोगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी। यानी प्रेरणा लेने के लिए किसी को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी को बिना स्पर्श किए भी प्रेरणा लिया जा सकता है उनके कर्मों से। और लिया क्या जा सकता है, ऐसे ही लेते हैं। यस और नो? इसका मतलब प्रेरण या प्रेरणा विधि जो भी होती है, आप ऐसे समझने के लिए मैंने आपको दिया वो एग्जाम्पल। तो प्रेरण का मतलब होता है जहां पर हमें किसी को स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है लॉजिक? तो प्रेरण में हम दो वस्तु को आवेशित करने के लिए, मतलब एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के मदद से आवेशित करने के लिए स्पर्श नहीं करते, टच नहीं करते, दूर से ही हो जाती है। जैसे आप दूर से ही प्रेरित हो गए हो ना कि मुझे भी एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, तो जैसे आप दूर से ही प्रेरित हो गए हो, या आपको क्या कहते हैं, यूपीएससी क्रैक करके मुझे भी एक रैंक ला के बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बनना है,
तो ये सब क्या है? ये सब है मोटिवेशन, इट्स अ प्रेरणा किसी के सक्सेस से, किसी के सफलता से। तो सफलता से प्रेरणा लेने के लिए उस सफल इंसान को जाके छूने की जरूरत नहीं होती है, आप दूर से ही ले सकते हैं, खुद से ही आप प्रेरित हो सकते हैं। तो ये जो होती है, प्रेरणा लेने के लिए किसी वस्तु को स्पर्श करने की जरूरत नहीं होती है। लॉजिक क्लियर है? तो कहां कहां पर स्पर्श की जरूरत है? चालन में और घर्षण में, प्रेरण में बिना छुए आवेशित किया जाता है। इस विधि को कहते हैं प्रेरण विधि। थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ? प्रैक्टिकल जीवन के साथ आप कोरिलेट कर पा रहे हैं? मेरा पर्पस रहता है कि प्रैक्टिकल जीवन के साथ जोड़ के उस सेंटेंस को समझो। चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहला चालन को बोलते हैं कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो घर्षण के कारण होता है। और तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो इन तीनों विधि को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला चालन द्वारा आवेशन। चालन से हम आवेशन कैसे करते हैं, अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, बाद में आप इसकी परिभाषा को देखना। सुनो, मैंने क्या कहा था, चालन में कैसे होगा? उदासीन वस्तु पे कहीं से आवेश चल के आएगा। चालन, चल के आना, यानी कहीं से आवेश चल के आएगा, वो विधि हो जाएगी चालन। तो कहां से चल के आएगा? जो वस्तु पहले से आवेशित है वहां से चल के आएगा। देखिए कैसे। मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लो कोई एक गोला है जिस पर 1 2 3 4 5 6 माइनस चार्ज हैं। बोलो ये धन आवेशित है या ऋण आवेशित? ऋण आवेशित। ठीक है, और ये कोई दूसरा वस्तु है जिस पर कोई आवेश नहीं, मतलब ये उदासीन है, मतलब प्लस माइनस बराबर है, जिसकी वजह से ये क्या है? उदासीन। एक वस्तु आपका आवेशित है, एक वस्तु आपका उदासीन है। लॉजिक को समझेंगे। चालन विधि में यह जरूरी है कि एक वस्तु आपके पास आवेशित हो और दूसरा वस्तु क्या हो? उदासीन हो। जो उदासीन है उसमें मुझे आवेश लाना है, मतलब उसको उदासीन आवेशित करना है, उस उदासीन वस्तु को। यह कहां से होगा? किसी आवेशित वस्तु से होगा। कैसे होगा? इसका आवेश जब चल के इसके पास जाएगा तब। मान के चलते हैं कि दोनों का आकार समान है। क्या सर अलग नहीं हो सकता है? अरे हो सकता है, लेकिन मान लो समझने में आसानी होगी। अलग होने पर क्या होगा? एक बड़ा एक छोटा है तो क्या होगा? दोनों समान है तो क्या होगा? ये सब आप पढ़ेंगे जब मैं आपको दूसरा लेसन पढ़ा रहा हूंगा ना, उसके आखिरी में ये टॉपिक आएगा कि जब दो वस्तु को आपस में जोड़ते हैं तो आवेश कहां से कहां जाता है, कितना जाता है। तो अलग अलग आकार के अनुसार आवेश अलग अलग जाता है। बट अभी समझने के लिए मान लीजिए दोनों का आकार बराबर है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि जितनी त्रिज्या इसकी है, मान लीजिए गोला जैसा है तो जितनी त्रिज्या इसकी है उतनी त्रिज्या इसकी है। डन। एक है आवेशित और एक है उदासीन। पहली बात ये दिमाग में सब बच्चे बैठा लेंगे, चालन में चालन तभी काम में आएगा या चालन विधि तभी होगी जब आपके पास एक वस्तु में आवेश हो और एक वस्तु उदासीन हो। जैसे मैंने बोला था, घर में जो वायर लगा हुआ है उस वायर में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है और मैं उदासीन हूं, तो वहां आवेश है, उस तार में आवेश है और मेरे पास आवेश नहीं है, मतलब मैं उदासीन हूं। सेम इसी फंडा को आप यहां समझ लीजिए, एक वस्तु में आवेश है और एक वस्तु क्या है? उदासीन है। अब क्या होगा सर? अब इन दोनों को टच कराओ। अब टच कराने का मतलब या तो दोनों को आपस में चिपका दो या फिर इसको एक तार से जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे एक वायर लगा हुआ है लेकिन ये वायर अभी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, दोनों को टच कर देंगे तब भी चलेगा और वायर से जोड़ेंगे तब भी चलेगा। तो वायर से जोड़ के ही समझाता हूं। मैंने क्या किया, जैसे ही आपने इस वायर को टच किया, ऐसे किया, वैसे ही क्या होगा पता है? देखिए पहले कितने आवेश था, मतलब पहले कितने आवेश इसमें मौजूद थे? 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस है, यहां पर तो कोई आवेश नहीं है, मतलब 0 है। दोनों मिला के क्या हो गया? -6 + 0, तो ये -6 रहा। अब यहां आ जाओ, आपने जैसे ही जोड़ा वैसे ही इसमें से 3 आवेश निकल के इस पे चला गया।
बोलिए अब ये उदासीन रहा, अगर मैं इसको मान लूं ए और इसको मान लूं बी, तो ये अपना ए वही है और ये अपना बी है। मुझे जल्दी से बोल दो, बी अभी भी उदासीन है या आवेशित हो गया? आवेशित हो जाने का मतलब उस पर आवेश का आ जाना। बताइए इस पर आवेश आ गया कि नहीं, हां या ना? क्या ए से निकल के आवेश बी पर आ चुका है? यस। अच्छा मुझे ये बताओ, ए से निकल के बी पर आवेश तभी गया ना जब ए के पास आवेश था। ए के पास आवेश नहीं होता तो क्या आवेश बी पर जाता? अच्छा, अब कुछ बच्चे का डाउट होता है, सर आपने 6 लिया था तो 3 3 ही क्यों गया? इस पर 2 और इस पर 4 नहीं जा सकता है? इस पर 1 और इस पर 5 नहीं जा सकता है? इस पर 5 और इस पर 1 नहीं हो सकता है? हो सकता है भाई। आवेश कितना जाएगा ये कुछ अभी पता नहीं है। हो सकता है कि ए पर 1 आवेश बचे और बी पर 5 चला जाए, हो सकता है कि ए पर 4 बचे और बी पर 2 चला जाए। तो फिर सर आपने बराबर क्यों लिया? मैंने क्या कहा, मान के चलिए कि दोनों का आकार बराबर है। अगर दोनों का आकार बराबर है ना तो बराबर बराबर आवेश ही जाएगा। अलग कब जाएगा? जब आकार अलग हो। मान लीजिए एक बड़ा है एक छोटा है, फिर आवेश अलग अलग होगा। तो समझाने के लिए आपको आसानी हो इसीलिए मैंने दोनों का आकार बराबर ले लिया। बराबर आकार है तो बराबर बराबर आवेश का वितरण होगा, यानी बराबर बराबर आवेश दोनों वस्तु पे आपको मिलेंगे। तो 6 था, 3 3 आपस में बट गए। अगर एक बड़ा होता एक छोटा होता तो दोनों पर आवेश अलग अलग होती, कोई दिक्कत नहीं। आप बड़ा छोटा बना के 2 4 भी दिखा सकते थे, नो प्रॉब्लम। बट मैंने आपको संभाल लिया कि आपको समझने में आसानी होगी। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि यहां -6 और 0 था और यहां -3 और -3 है। मुझे बताइए क्या अभी भी इस पे टोटल -6 ही है दोनों मिला के, और पहले भी दोनों मिला के -6 ही था? याद करो ये आवेश संरक्षण का नियम था, वहां भी मैंने आपको उदाहरण से कुछ ऐसा समझाया था। पहले जितना कुल आवेश है अभी भी उतना ही रहेगा, वस्तु में आवेश स्थानांतरित होगा। यस और नो? कुछ याद आ रहा है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश स्थानांतरित होगा, लेकिन कुल आवेश जितना पहले था उतना ही रहेगा, यानी ना आवेश उत्पन्न होगी ना नष्ट होगा। यह आवेश संरक्षण का नियम भी है। -6 0 और -3 पहले जितना था टोटल अभी भी उतना ही है। यस और नो? यस। लॉजिक समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें कैसे आवेशित किया आपने? एक के पास आवेश था एक उदासीन था। सर दोनों उदासीन रहता तो तब चालन विधि से काम नहीं होता, तब चालन विधि इसको आवेशित नहीं कर पाता, क्योंकि चालन में एक के पास आवेश होना चाहिए ताकि वो चल के दूसरे में जाए। क्या आवेश चल के दूसरे में गया? यस, इसीलिए इसका नाम पड़ा चालन। क्लियर? चलिए तो अब इसी बात को समझ लेते हैं। जब एक आवेशित वस्तु को, क्या कहा था कि एक आवेशित वस्तु होना चाहिए, जब एक आवेशित वस्तु को चालक तार के साथ जोड़ा जाता है तो क्या होता है? तो आवेशित वस्तु से आवेश उठकर कहां चली जाती है? उदासीन वस्तु की ओर स्थानांतरित हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। क्या इजी है? समझ में आया? याद रहेगा? आवेश चल के आती है आवेशित वस्तु से उदासीन पर तो उसे चालन कहते हैं। सिंपल एंड इजी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। डन? अच्छा, दोनों में जब आप चालन, अच्छा मुझे बताओ, जब पहले से ही दोनों वस्तु आवेशित होगा तो आप आवेशित क्यों करोगे? हम कर क्या रहे हैं? जिस पे आवेश नहीं है उसको आवेशित कर रहे हैं। बच्चे बोल रहे कि सर दोनों में आवेश पहले से है, तो फिर मैं आवेशित क्यों करूंगा? हमें किसको आवेशित करना है? उदासीन को। आवेशित अगर है तो फिर आवेशन क्यों करना? हां, अगर आप चाहते हैं कि सर पहले से आवेशित है और हम तब भी चाहते हैं कि आवेश की जो मात्रा है उसको बदलना, तो आप फिर से उसको जोड़ देंगे किसी दूसरे आवेशित वस्तु के साथ, और दो आवेशित वस्तु को आपस में जोड़ेंगे तो आवेश का आदान प्रदान होगा। आवेश का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। और आवेश का आदान प्रदान कब तक होता है ये सब आगे आप पढ़ेंगे। मान लो दोनों वस्तु आवेशित है तो क्या होगा जानते हैं? दोनों में आवेश का आदान प्रदान होगा। कब तक? जब तक दोनों का विभव सेम नहीं हो जाता है, जब तक दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाता है। आप लॉजिक समझ रहे हैं? जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, सुनो। मान लीजिए ऊपर छत पर टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है, आपने यहां पाइप जोड़ा और नीचे बाल्टी। मुझे बताओ तो, जल्दी मुझे बताना, मुझे बताओ तो ये पानी क्या ऊपर वाले बकेट से नीचे वाले बाल्टी में आ रहा है?
या ऊपर वाले जो ऊपर में टंकी रखा हुआ है उससे पानी निकल के नीचे आएगा? यस और नो बोलो। क्या ऐसे पानी नीचे आएगा? आएगा। तो क्या हुआ, जहां पानी था वहां से उस जगह पे आ गया जहां पानी नहीं था। यही चीज यहां भी हो रहा है, देखो तो, जहां आवेश था वहां से उठ के वहां आ गया जहां आवेश नहीं था। ठीक है, यस और नो? तो कहां से कहां आता है? उच्च से निम्न। कोई आपसे पूछे प्रवाह कहां से कहां होती है? उच्च से निम्न। क्या उच्च? उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा। उसी प्रकार से इसमें एक का विभव ज्यादा एक का विभव कम, तो वहां पे आवेश का प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव। ये सब आप आगे पढ़ेंगे। ये जो आवेश आपने एक आवेशित वस्तु को उदासीन के साथ जोड़ा, तो आवेश क्यों प्रवाह हुआ जानते हैं आप? विभव में अंतर के कारण। यहां पर पानी क्यों प्रवाह हुआ? ऊपर में जो है उस पानी की ऊर्जा ज्यादा है। आप जानते हैं किसी की ऊंचाई बढ़ाने से उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम है, तो उच्च से निम्न में आया। यस और नो? हाई लेवल से लो लेवल पे आया, आपके पानी का फ्लो हुआ, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में उठ के आ गया। तो यहां पर ऊर्जा ज्यादा था पानी का, नीचे लेवल पे ऊर्जा कम है पानी का, तो उच्च से निम्न में प्रवाह कर गई। वैसे ही आवेश जब प्रवाह करता है ना, कौन प्रवाह करता है? जब आवेश प्रवाह करता है ना, तो आप जानते हैं आवेश क्यों प्रवाह करता है? एक जगह पे ऊर्जा ज्यादा होती है, मतलब एक जगह पे वोल्टेज ज्यादा होता है, उच्च विभव से निम्न विभव, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। देखो दुनिया में किसी भी चीज का प्रवाह कहां से कहां होता है? ज्यादा से कम। आपसे ज्यादा नॉलेज मुझे है तो मैं आपको दे रहा हूं, मतलब पढ़ा रहा हूं। यस और नो? कोई बहुत रिच है तो उसके पास ज्यादा पैसे हैं, तो वो किसी पुअर बंदे को देगा, यानी जो गरीब है उसको देगा। तो हमेशा प्रवाह, ये नेचर का लॉ है, हाई से लो होता है। तो आपने कहा कि सर दोनों वस्तु में आवेश हो, तो अब उसका जवाब सुन लो स्वाति। दोनों वस्तु के पास आवेश तो है, लेकिन दोनों में किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। क्या? विभव। आगे पढ़ेंगे। अब आप पूछ दिए तो थोड़ा बताता हूं। एक का विभव ज्यादा होगा, एक का विभव कम होगा, तो ज्यादा विभव से कम की ओर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों विभव समान ना हो जाए। सर इसमें क्या होगा? इसमें दोनों के पास विभव समान हो चुका है, इसलिए आवेश का प्रवाह रुक गया। दोनों की आकृति या दोनों का आकार कह दो समान है, तो दोनों का आकार समान है तो क्या होगा? आवेश का प्रवाह होता गया होता गया होता गया। जब दोनों में बराबर बराबर आवेश बट गए तो दोनों का क्या सेम हो गया? उसका विभव। आप नाम सुने हो विभव? नहीं नाम सुने होंगे। वोल्टेज का नाम सुने? वोल्टेज घर में कई बार सुने होंगे। वोल्टेज ज्यादा हो गया, वोल्टेज कम हो गया, सुने हो? उस वोल्टेज को ही कहते हैं हम लोग विभव। यस और नो? तो वोल्टेज अलग अलग होती है तो प्रवाह होता है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर सुनो। दो वस्तु आपके पास है, यस और नो? आपने कहा दोनों पहले से आवेशित है, तो किसी का विभव ज्यादा होगा किसी का विभव कम होगा। अरे किसी का विभव ज्यादा होगा किसी का कम होगा, तो ज्यादा से कम में प्रवाह करेगा। सर दोनों आवेशित है लेकिन दोनों का विभव समान है, तो प्रवाह नहीं करेगा। तो जिसके पास जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर? दोनों अगर आवेशित हो तो क्या होगा? उच्च विभव से निम्न विभव। अभी विभव क्या होता है ये सब आगे पढ़ेंगे। विभव का मतलब होता है वोल्टेज। आगे पढ़ोगे आप, ये सब सारा आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसको अभी आगे नहीं जानना है। वैसे वोल्टेज का एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है KQ/R। KQ/R। खैर छोड़ो ये सब अभी जानोगे तो आप कंफ्यूज करोगे। आप समझ गए कि दोनों के पास आवेश होगा तो क्या होगा? दोनों के पास आवेश होगा तब भी आवेश प्रवाह कर सकता है, लेकिन शर्त है क्या? एक का विभव उच्च हो एक का विभव निम्न हो। दोनों का विभव सेम है तो प्रवाह नहीं करेगा। यानी आवेश को प्रवाह करवाने वाला कौन है? उनके विभव का अंतर। ठीक है, जैसे यहां देख लो, यहां पर विभव का मतलब हो गया उसकी ऊर्जा। जो पानी का ऊर्जा ज्यादा है वहां से कम में प्रवाह करेगा। आप मुझे बताना, स्वाति मुझे जवाब देना, नीचे अगर बाल्टी में पहले से पानी होता तो क्या ऊपर से पानी नहीं आता? आप ही क्वेश्चन का जवाब है। मान लो ऊपर टंकी में पानी है नीचे बाल्टी में पानी है, क्या इसके बावजूद पानी नीचे नहीं आएगा? जल्दी बोलो। टैप को खोलेंगे तो नीचे बाल्टी में पानी आएगा कि नहीं आएगा? दोनों में आवेश है, मान लो ये पानी आवेश है, दोनों में आवेश है, आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक की ऊर्जा उच्च है एक की ऊर्जा निम्न है। क्या कहा मैंने? उच्च से निम्न में प्रवाह करेगा, तो दोनों में आवेश होगा तभी प्रवाह करेगा। लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे? उच्च विभव से निम्न विभव। विभव समझने में आपको दिक्कत होती है तो आप समझ लो विभव भी ऊर्जा ही है एक प्रकार का। तो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा, दुनिया में किसी भी चीज का प्रवाह होता है उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में।
तो यहां भी उच्च ऊर्जा निम्न ऊर्जा है तो प्रवाह होगा, वहां भी दो वस्तु में आवेश है तब भी अगर किसी का उच्च और किसी का निम्न है तो प्रवाह होगा। यह प्रवाह कब बंद होगा? जब दोनों की ऊर्जा समान हो जाए, जब दोनों की विभव समान हो जाए। एग्जाम्पल देखना स्वाति, मैं कहता हूं दोनों बाल्टी सेम, ठीक है, इसमें पानी ज्यादा था, यहां पे आपने जोड़ दिया एक पाइप, पानी इसमें जाता गया, इसका पानी डाउन इसका पानी अप, एक समय पे आके, जल्दी मुझे जवाब देना, मैं कहता हूं दोनों में लेवल सेम हो गया, सेम लेवल पे रखा हुआ है, सेम ऊर्जा है दोनों की, सेम ऊंचाई सेम ऊर्जा, अब बोलो प्रवाह होगा? यहां पर मैं कहता हूं कि दोनों के वाटर का लेवल सेम हो गया, दोनों बराबर हो गया, प्रवाह होगा? क्या हो गया? दोनों की ऊर्जा समान। यहां पर भी क्या होगी? दोनों का विभव समान हो जाएगा तो प्रवाह बंद हो जाएगा। कोरिलेट कर पा रहे हैं आप नॉर्मल जीवन से आवेश को? पानी के साथ आवेश को जोड़ पाए? पानी के कंसेप्ट को आवेश के साथ जोड़ पा रहे हैं? एक का लेवल हाई एक का लेवल लो तो फ्लो करेगा, ठीक है, हमेशा करता रहेगा, क्योंकि एक का लेवल हाई एक का लेवल लो है। लेवल का मतलब यहां पे होगी ऊर्जा। आप जानते हैं ना, ऊपर जाने से, लेवल ऊपर करने से स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, पढ़ा होगा आपने 9th में, 9th में पढ़ा होगा शायद। mgh, हाइट पे जाने से उसकी ऊर्जा हो जाती है mgh। और जब आप कहते हो कि दोनों सेम लेवल पे है, तो सेम लेवल पे क्या होगा? एक में पानी भरा हुआ था एक खाली था तो प्रवाहित होता गया, दोनों में पानी बराबर भर गए। अब मुझे बताइए अभी प्रवाह होगा क्या? नहीं। क्यों प्रवाह रुक गया? क्योंकि दोनों का लेवल सेम हो गया, दोनों की ऊर्जा सेम हो गई। क्योंकि ऊर्जा होता है mgh, h मतलब हाइट पर डिपेंड करता है, हाइट मतलब वही लेवल। यहां पर यह बात नहीं है, यहां पर हाइट की बात नहीं है, यहां पर हम उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? विभव। एक का विभव ज्यादा एक का विभव कम तो आवेश का प्रवाह होगा, जहां भी हो, जिसका भी ज्यादा कम हो। तो एक का विभव ज्यादा एक का विभव कम होगा तो आवेश की प्रवाह होगी, यस और नो? एक का विभव ज्यादा एक का विभव कम तो आवेश की प्रवाह होगी। और यह प्रवाह कब बंद हो जाएगा? जब दोनों का विभव सेम हो जाए। दोनों का विभव सेम, प्रवाह बंद। और जब समान आकार की होती है ना, तो समान आवेश होने पर उसका विभव सेम हो जाता है। तभी मैंने कहा था ना, अलग अलग आकार का होगा तो फिर उसका विभव अलग अलग आवेश को रख के समान होगा, लेकिन समान होगा विभव तभी रुकेगी फ्लो। डन? तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, जब दोनों सेम हो जाए तब। क्या सेम हो जाए? वोल्टेज, विभव, उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। और यहां पानी में क्या होता है? उसकी ऊर्जा, उसका लेवल, है ना, जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है, उसका ऊर्जा होता है mgh। ऊपर जाने पर कितनी ऊर्जा होती है? mgh। इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पढ़े होंगे शायद आप। खैर, दोनों का वोल्टेज सेम, फ्लो बंद। दोनों में आवेश अगर होगा भी तो जिसका विभव ज्यादा होगा उससे कम की तरफ जाएगा, जिस वक्त दोनों का विभव समान हो जाएगा प्रवाह बंद हो जाएगी। इजी है? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला विधि कौन सा है? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण का मैंने उदाहरण आपको बता दिया। क्या करेंगे? दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, दो वस्तु को आपस में रगड़ते गए रगड़ते गए रगड़ते गए, क्या होगा? जब आप दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक वस्तु है ए और दूसरा वस्तु है बी, दोनों को आपने रब किया, ऐसे बना रहा हूं, इसका मतलब है रबिंग कर रहे हैं, है ना, ऐसे लिए दोनों को आपस में रब कर रहे हैं, ऐसे, ये एरो का मतलब होता है ऊपर नीचे आप ऐसे रब कर रहे हैं, तो दोनों को आप आपस में रगड़ रहे हैं, ऐसे रगड़ रहे हैं। समझ रहे लॉजिक में क्या बोल रहा हूं? ऐसे आप रगड़ते जा रहे हैं, ऐसे दो चीजों को आपस में रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, क्या होगा? जब दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं, जब दो पदार्थ या दो वस्तु को आपस में आप रगड़ेंगे तो क्या होगा पता है? एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उस ऊर्जा के कारण इन दोनों में से, मान लेते हैं कि पहले 2 + 2 - चलो इस पर भी 2 + 2 - मान लेते हैं। दोनों वस्तु कैसा है? उदासीन। इसमें कोई भी वस्तु आवेशित नहीं है, दोनों उदासीन है। जब मैं प्लस माइनस बनाऊं मतलब उदासीन है। 2 - 2 + उदासीन, 2 - 2 + उदासीन। दोनों को आपस में रगड़ा गया, क्या हुआ उससे? जब दोनों को आपस में रगड़ा तो इनके बीच में एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, यस और नो? जब दो को आपने आपस में रगड़ा तो इनके बीच में ऊर्जा उत्पन्न हुई, और वो ऊर्जा क्या किया? वो ऊर्जा इतना कैपेबल था कि इन दोनों में से किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। अब ये कैसे पता चलेगा सर? आप कैसे बताओगे ए से निकलेगा कि बी से? ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है।
दो वस्तु को आप रगड़ रहे हैं ना, तो दो अलग अलग वस्तु है, तो कौन सा वस्तु जल्दी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, या किस वस्तु में इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंडेड है, यानी किस में इलेक्ट्रॉन क्या है, कमजोर है, जो निकल सकता है आसानी से, कौन जल्दी से बॉन्ड को ब्रेक करके निकल सकता है, ये उस पर निर्भर करेगा, ये उसके प्रकृति पर निर्भर होगा। दो वस्तु हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं, ठीक है, दोनों को आपने रगड़ा तो दोनों के बीच में कुछ ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ, और ये दोनों को रगड़ने से इन दोनों के प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कौन से पदार्थ का इलेक्ट्रॉन जल्दी टूट जाता है। जिसका इलेक्ट्रॉन कमजोर होगा, वीकली बाउंडेड होगा, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन टूट गया, तो एक का इलेक्ट्रॉन मान लीजिए रगड़ते गए एक का इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चला गया, तो क्या हुआ अब, तो हुआ ये कि अब जो बेचारा ए था उसमें एक माइनस बचा और दो प्लस बचा, और जो बेचारा बी था उसमें एक माइनस आ गया तो तीन माइनस हो गया और दो प्लस हो गया। अब बोलिए क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए और समझिए, देख लीजिए क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। पहले इसमें माइनस दो प्लस दो, इसमें था, इसमें पहले क्या था, माइनस दो प्लस दो, कुल मिला के कितना आवेश था, जीरो, उदासीन था। इसमें भी माइनस दो प्लस दो, दोनों मिला के कितना था, जीरो, उदासीन था। लेकिन अब इसमें माइनस वन प्लस टू, तो ये प्लस हो गया, प्लस वन, और यहां पर माइनस थ्री और प्लस टू, तो ये माइनस वन हो गया। मुझे बताइए दोनों को जब आपने रगड़ा, अच्छा कई बार बच्चे पूछ देते हैं सर दोनों को रगड़ा तो बताइए ए पर माइनस की बी पर माइनस, अरे भाई वो दोनों पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी कि किसको रगड़ने से, जब आप रगड़ते हैं तो क्या होता है, आप समझो, जब आप किसी चीज को रगड़ते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अरे जब आप दो हाथ को आपस में रगड़ते हैं तो देखो यहां पे उष्मा उत्पन्न होती है, देखा होगा ठंड में आप ऐसे ऐसे करते रहते हैं हाथ को, अपने हाथ को गर्म करने के लिए, तो जब आप इसको रगड़ते हैं तो क्या होती है, आपस में उष्मा उत्पन्न होती है। तो जब आपने आपस में रगड़ा तो इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, और वो ऊर्जा क्या किया, किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर कर दिया। अब ये किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये उस पदार्थ की प्रकृति है कि दोनों पदार्थ में किसके इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाते हैं। जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होगा वो जल्दी टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन टूटा दूसरे पे चला गया, यस और नो। तो जैसे मान लीजिए कि जब आपने दोनों को रगड़ा तो एक से इलेक्ट्रॉन को तो निकालना है, पक्का है, तो जब आपने रगड़ा तो उसको जो ऊर्जा मिली उससे वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला गया दूसरे पर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो जिस पर ये गया उस पर माइनस बढ़ गया, और जहां से निकला उस पर प्लस आ गया। एक बात आप गौर कर रहे हो, इस पर एक प्लस हुआ तो इस पर एक ही माइनस हुआ। यही मैंने कहा था कि जब आप घर्षण विधि द्वारा किसी को आवेशित करते हैं ना तो क्या होता है पता है, दोनों पर आवेश समान समान ही होते हैं, यानी एक पर प्लस एक होगा तो दूसरे पर माइनस एक होगा, एक पर प्लस दो होगा तो दूसरे पर भी माइनस दो होगा, एक पर प्लस तीन होगा तो दूसरे पर भी माइनस तीन होगा, मतलब इनका मान समान होता है। ये प्लस वन मतलब ये वन तो ये भी वन, ये टू तो ये भी टू, ये थ्री तो ये भी थ्री, लेकिन दोनों की प्रकृति विपरीत होती है। प्रकृति का मतलब हो गया उसका स्वभाव, तो एक हो जाता है धन तो एक हो जाता है ऋण। मान लो इस पर हो गया प्लस थ्री तो इस पर होगा माइनस थ्री, तो दोनों का मान तो समान है तो दोनों थ्री, लेकिन एक हो गया धन तो एक हो गया ऋण, दोनों की प्रकृति विपरीत होती है। तो घर्षण विधि में जब आप किसी चीज को आवेशित करते हैं, लॉजिक समझेंगे, तो दो को जब आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल के एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है। किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, वो उस पदार्थ की प्रकृति है, वो उस वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होगा, जो कमजोर तरीके से बंधा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन टूट के निकल जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर धन आवेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर ऋण आवेश। तो मुझे बताइए पहले दोनों उदासीन था, क्या अब दोनों आवेशित हो गया, तो इसमें दोनों वस्तु एक साथ ही आवेशित हो जाती है, लेकिन एक पर होता है प्लस तो एक पर होता है माइनस, लेकिन दोनों का मान समान रहता है। यानी घर्षण विधि में जब आवेशित करते हैं तो उदासीन से जब यह आवेशित होता है तो दोनों पर आवेश का मान समान होता है और दोनों में आवेश की प्रकृति विपरीत होती है। जितना एक पर प्लस होगा उतना ही एक पर माइनस होगा, यस और नो। तो यहां पर दोनों उदासीन वस्तु एक साथ आवेशित हो जाता है। तो घर्षण विधि में हम किसको आवेशित करते हैं, जब अपना दोनों वस्तु उदासीन रहता है, और दोनों को एक साथ आवेशित कर सकते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो दोनों पर समान आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति की आवेश आती है।
यस और नो? समान मान परंतु विपरीत प्रकृति की आवेश से ये आवेशित होती है। किस विधि में? घर्षण विधि में। तो क्या लिखा है? जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। वही हुआ। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन लिया, वो कैसा हो गया? ऋण आवेशित। ये कैसा हो गया है? ऋण आवेशित। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो कैसा हो गया? धनावेशित। देख लीजिए। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेता है वो हो जाता है ऋण आवेशित, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है वो हो जाता है धनावेशित। तो रगड़ने से क्या हुआ समझे? जैसे आपने रगड़ा तो जिसका भी इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड था वो इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चला गया। और ये कभी मत पूछ देना कि सर किस पे कैसे जाएगा। वो डिपेंड करती है उन दोनों वस्तु की प्रकृति पे। जिस दो वस्तु को आप रगड़ रहे हैं उसमें कौन सा वस्तु है जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है, कौन सा है जो लूजली बाउंडेड है। जो लूज है वो इलेक्ट्रॉन तोड़ देगा, वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगी। जल्दी निकल जाएगी तो आपके जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसको ऋण बना देगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो धन बन गया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस आवेशन विधि में क्या होता है? दोनों वस्तु पे समान मान का आवेश आता है, लेकिन दोनों की प्रकृति विपरीत होती है। आवेश का मान समान, लेकिन इसकी प्रकृति विपरीत होती है। ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? इसमें आवेश का मान समान रहता है ना? लेकिन दोनों पे आवेश का मान समान होगा। अगर इस पर आता +3 तो इस पर -3, तो मान दोनों का 3 ही है। इस पर आता +10 तो इस पे -10, तो मान दोनों का सेम ही है। फर्क क्या होता? सिर्फ प्रकृति का, एक प्लस एक माइनस। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो प्लस और जो इलेक्ट्रॉन लिया वो माइनस, है ना? तो आवेश का मान समान रहता है एवं प्रकृति विपरीत होती है। यह ध्यान रखना है बस। तो याद रखेंगे, इस आवेशन में आवेशित करने पर आवेश का मान समान रहता है, परंतु दोनों वस्तु पे आवेश की प्रकृति विपरीत होती है। तो ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। और इसमें किसको करते हैं हम आवेशित? दोनों वस्तु उदासीन होता है तो उसको आपस में रगड़ के, उसको आपस में घर्षित करके, इसलिए इसको रगड़ने को क्या बोलते हैं? घर्षण। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रविंग, रगड़ना, या फिर घर्षित करना यानी घर्षण। ठीक है। अब आज मैं कुछ छोटे से एग्जाम्पल है जो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। घर्षण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। तो आज ये देख लेते हैं। पहला, बैलून को हेयर के साथ रब करेंगे। बोले थे ना आप, स्वाति यही एग्जाम्पल पूछ रहे थे ना? बैलून को जब आप हेयर के साथ रब करेंगे क्या होगा? हेयर के साथ बैलून को रब किया आपने तो देखो क्या होगा? हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के बैलून पे चला जाएगा, यानी हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हेयर से इलेक्ट्रॉन निकला और कहां चला गया? बैलून पे। तो आपका जो बैलून है वो हो जाएगा माइनस, और जो आपका हेयर है वो हो जाएगा प्लस। अगर बैलून पे 3 माइनस है तो हेयर पे 3 प्लस होगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जब हेयर के साथ बैलून को रगड़ते हैं तो बताइए बैलून पर कौन सा आवेश? ऋणात्मक। हेयर पे कौन सा आवेश? धनात्मक। इतना ही आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, हेयर पे पॉजिटिव चार्ज, बैलून पे नेगेटिव चार्ज, इतना ही याद रखना है। हेयर से इलेक्ट्रॉन निकला, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उस पे प्लस, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया उस पे माइनस। सेकेंड देख लो, प्लास्टिक कॉम्ब को हेयर के साथ सेम, मान लीजिए हेयर के साथ आप किसी कॉम्ब को रब कर रहे हो, फिर से वही होगा, आपके हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम्ब पे जाएगा, तो यानी हेयर से माइनस निकल के कॉम्ब पे चला गया, तो हमारा जो हेयर है मान लीजिए उस पे प्लस आ गया 3, तो जो अपना कॉम्ब है उस पे मान लीजिए माइनस आ गया 3। तो यहां पर भी सेम, हेयर पे नेगेटिव चार्ज और प्लास्टिक कॉम्ब पे पॉजिटिव। ऑब्जेक्टिव में दिखेगा कई बार, तो पहले ही बता देता हूं। हेयर पे हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल जाती है, तो हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया कॉम्ब के ऊपर, तो आपका कॉम्ब हो गया नेगेटिव और हेयर हो गया पॉजिटिव। हेयर पॉजिटिव और कॉम्ब नेगेटिव, हेयर पॉजिटिव और कॉम्ब नेगेटिव। हेयर पे पॉजिटिव जैसे पहले था,
बैलून में भी सेम कहानी है, यहां भी सेम कहानी है। हेयर से इलेक्ट्रॉन निकला तो हेयर पे पॉजिटिव, और कॉम्ब पे चला गया तो कॉम्ब पे नेगेटिव। अगला देखिए, इबोनाइट रॉड का फर के साथ, ये भी बहुत एग्जांपल आता है तो याद रखिएगा। एक इबोनाइट रॉड होता है, उसका फर के साथ क्या होता है, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा। जो हमारा रॉड है, रॉड पे आएगा नेगेटिव, और जो फर है उस पे आएगा पॉजिटिव, है ना। फर होता है छाल, इसको बोलते हैं हिंदी में। तो उसको जब इबोनाइट रॉड के साथ रगड़ते हैं तो छाल जो होती है, जो फर होती है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है इबोनाइट रॉड पे। तो इबोनाइट रॉड पे चला गया माइनस, फर पे आ गया प्लस। फर छाल कहते हैं उसको। फर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो फर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फर कैसा हो जाएगा, प्लस, और इबोनाइट रॉड पे चला जाएगा तो इबोनाइट रॉड कैसा हो जाएगा, माइनस। याद रखिएगा। तो ये छोटे मोटे एग्जाम्पल है, कई बार पूछ देता है तो इसको दिमाग में रखिएगा। और एक ग्लास रॉड का सिल्क के साथ, सिल्क तो सब जानते हो, तो ग्लास रॉड और सिल्क को रगड़ते हैं ना, तो क्या होता है पता है, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन चला जाता है सिल्क पे। इस बार क्या होगा, ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा सिल्क पे, तो सिल्क हो जाता है ऋणात्मक और ग्लास रॉड हो जाता है धनात्मक। आप जानते हैं ना, माइनस वी लिखने का मतलब होता है नेगेटिव, प्लस वी पॉजिटिव। तो याद रखना, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला और कहां चला गया, सिल्क पे। तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो हो गया प्लस, और जिस पर इलेक्ट्रॉन गया वो हो गया माइनस। तो आपके ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जाता है सिल्क पे, तो सिल्क माइनस और ग्लास रॉड प्लस। बस ये एग्जांपल याद रखिएगा। अब इसको सेंटेंस में लिख के मैं टाइम पास नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने नहीं किया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। क्या, जब हेयर को बैलून के साथ रब किया जाता है तो हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलकर बैलून के ऊपर चला जाता है, इसलिए हेयर हो जाती है धनात्मक और बैलून हो जाता है ऋणात्मक। जब कॉम्ब को हेयर के साथ रगड़ा जाता है तो हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम्ब पे चली जाती है, इसलिए हेयर हो जाता है धनात्मक और कॉम्ब हो जाता है ऋणात्मक। जब इबोनाइट रॉड को फर के साथ रगड़ा जाता है तो फर से इलेक्ट्रॉन निकल के इबोनाइट रॉड पे चला जाता है, इसलिए इबोनाइट रॉड हो जाता है ऋणात्मक और फर हो जाता है धनात्मक। उसी तरीके से जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क पे चला जाता है, इसलिए ग्लास रॉड हो जाता है धनात्मक और सिल्क हो जाता है ऋणात्मक। अब ये लिख के क्या टाइम पास करना, बस एग्जाम्पल एक साथ है, याद रखिएगा। इसमें ये दोनों जरूर याद रखिएगा, स्टार लगा लो, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो ध्यान रखिएगा बस। तो रगड़ने से दो उदासीन वस्तु का जो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है, वो एक पर प्लस और एक पर माइनस दोनों का मान बराबर रहता है, समान रहता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है घर्षण, और पहले से आवेश है उसको उदासीन के साथ जोड़ देते हैं चालक तार से, वो कहलाता है चालन, क्योंकि जहां पर आवेश है वहां से चल के उदासीन पर आ जाती है। डन, तो ये याद रखना है। चलिए, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेरण विधि क्या होती है, और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूं कि याद हो गया होगा। बस याद रखिएगा, घर्षण विधि में आवेश का मान दोनों वस्तु पर समान रहता है एवं प्रकृति विपरीत होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पे हम लोग सीखेंगे प्रेरण विधि क्या होती है। बाकी परिभाषा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू एंड बाय।